हेलो दोस्तों, एक्सेस टू मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सन्याल। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फ्रेमवर्क विद इन व्हिच टास्क आर डिवाइडेड, grouped and coordinated within an organization to achieve its goal efficiently. It defines roles, responsibility, authority and communication flows। यानी कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बताता है कि हमें काम को कैसे डिवाइड, ग्रुप और कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशंस की जो गोल है ना वो एफिशिएंटली अचीव हो सके। ओके, तो कुछ की एलिमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। फर्स्ट आता है वर्क स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर टास्क फॉर एफिशिएंसी। यानी काम को छोटी छोटी टास्क में डिवाइड करना। जैसे एक फैक्ट्री में अलग अलग लोग अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं, राइट? तो उससे क्या हो रहा है, हर एक लोग जो काम कर रहे हैं ना वो अपने अपने कामों में ना स्पेशलाइज्ड बन जा रहे हैं, राइट? इसके बाद आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स बेस्ड ऑन फंक्शंस, प्रोडक्ट्स, ज्योग्राफी और कस्टमर्स। यानी काम को ग्रुप करना बेस्ड ऑन फंक्शंस। जैसे कि मान लीजिए एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, राइट? तो ये सब क्या है, डिपार्टमेंट्स है। उसके बाद आता है चेन ऑफ कमांड, द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि जो अथॉरिटी है उसका क्लियर होना। जैसे एक मैनेजर से वर्कर तक जो इंस्ट्रक्शन पहुंचती है ना, इसी चेन ऑफ कमांड से पहुंचा जाता है, राइट? नेक्स्ट आता है स्पेन ऑफ कंट्रोल, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स ए मैनेजर कैन इफेक्टिवली मैनेज। यानी कि एक मैनेजर कितना लोगों को डायरेक्टली हैंडल कर सकता है, राइट? इसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहले हम लोग सेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज कंसंट्रेटेड एट द टॉप। सेंट्रलाइज्ड में क्या हो रहा है, जो भी डिसीजन मेकिंग होता है ना, पूरा पावर टॉप टॉप मैनेजमेंट के पास ही होता है। लेकिन उसके ऑपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड वेरियस लेवल्स। मतलब हर एक लेवल्स में ना वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मलाइजेशन, द डिग्री टू व्हिच रोल्स, प्रोसीजर्स, कम्युनिकेशंस आर स्टैंडर्डाइज्ड। यानी कि कितना ज्यादा काम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग होता है। ओके, चलिए कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ग्रुप्स जॉब्स बाय सिमिलर फंक्शंस। यानी कि यहाँ डिपार्टमेंट्स को ना फंक्शंस के बेसिस पे बनाया जाता है। जैसे सेल्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया, ठीक है ना? तो इसमें फायदा क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ स्पेशलाइज्ड होता है। लेकिन अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी मुश्किल हो सकता है। फिर आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर में। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ज्योग्राफी। यानी कि यहाँ ग्रुपिंग होती है प्रोडक्ट्स या ज्योग्राफी के बेसिस पर। जैसे एक कंपनी के इंडिया और यूएस के अलग अलग डिवीजन। ओके, यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन पे फोकस किया जाता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे डुप्लीकेशन भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर को ना कंबाइन किया जाता है। तो इसमें एडवांटेजेस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बेटर रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। एंड डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जब आप दो चीजों को कंबाइन कर देते हैं ना, तो चीजें कॉम्प्लेक्स बन जाती है। ओके, फिर आता है फ्लैट स्ट्रक्चर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैनेजमेंट लेवल्स कम होते हैं, राइट? लेकिन मैनेजर्स पर वर्कलोड कुछ ज्यादा ही रहता है, वो ओवरबर्डन रहता है। इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका एडवांटेज ये है क्या, इसमें डिसीजन मेकिंग फास्टर होता है एंड कॉस्ट भी बचता है, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कम है। इसके बाद हम बात करेंगे हायरार्किकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऑपोजिट था, फ्लैट स्ट्रक्चर का ऑपोजिट है ये। यहाँ पे क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ ज्यादा ही है, इसलिए क्या है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्लो है। इसमें क्या हो रहा है, एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है जिसमें क्लियर अथॉरिटी लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है नेटवर्क
स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मैनेजर का क्या नेटवर्क हो सकता है क्या उसके पास जो भी बाहर से जो कि सप्लाई आ रहा है ना, सप्लाई के साथ उनका सप्लाई नेटवर्क हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हो सकता है, राइट? ये सब आउटसोर्सिंग के अंदर आ जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है, या या किसी दूसरे फर्म के साथ उसका पार्टनरशिप हो, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है? एडवांटेजेस क्या है? यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हो जाता है और इनोवेशन भी होता है, कुछ नया चीज उसको मिलता है, राइट? और डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ये चीजें एक्सटर्नली है तो यहाँ पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीजें। ओके, अभी बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कब होता है? जब रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होते हैं उसका, राइट? एंड कम्युनिकेशन भी, जब वो कम्युनिकेशन भी स्मूथ बनाता हो, और जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं ना, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से हो और प्रॉपर कंट्रोल हो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पे, राइट? एंड ये पूरा चीजें है ना जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गोल्स के साथ अलाइन हो सके, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऐसा हम बोल सकते हैं तभी। ओके, नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैटर करता है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को करने के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा तो छोटा रहेगा। फिर नेचर ऑफ द बिजनेस, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। फिर आता है टेक्नोलॉजी यूज्ड, तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीके वो डिफाइन करता है, राइट? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। हैव ए नाइस डे।